बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाश्चात्य आर्थिक विचारक का अध्ययन करेंगे। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में भी गहरा मतभेद रहा है। तो अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर अब तक जो पाश्चात्य विचारकों हैं द्वारा इस विज्ञान की इतनी परिभाषाएं दी गई है कि उनमें से किसी एक का उचित परिभाषा का चुनाव करना कठिन है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा है। एल्फ्रेड मार्शल ने इसे कल्याण का शास्त्र कहा है तथा रॉबिन्स ने इसे दुर्लभता या सीमित कहा है। तो सैल्यूमन जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री इसे विकासोन्मुख शास्त्र का रूप भी देने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि परिभाषाओं की इस विविधता के बाद भी अर्थशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है। हालांकि अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी वाद विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अर्थशास्त्र की उपलब्ध जो परिभाषाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर लिया जाए। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम निम्नांकित पाश्चात्य विचारकों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है धन संबंधी परिभाषा। तो क्या है धन संबंधी परिभाषा? तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो परिभाषा किया गया है इस समूह में एडम स्मिथ, जे.बी. सेवाकर आदि अर्थशास्त्री को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन एडम स्मिथ जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता समझे जाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के द्वारा सन 1776 में लिखित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉसेस वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज के प्रकाशन से ही अर्थशास्त्र का स्पष्ट स्वरूप सामने आया है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। तो सबसे पहले एडम स्मिथ के अनुसार तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की जांच पड़ताल के संबंध में से है। इस प्रकार यह धन का विज्ञान है। जे.बी. सेर के अनुसार तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। तो साधारणतः भाषा में धन से तात्पर्य मुद्रा से लिया गया है। तो किंतु अर्थशास्त्र में धन शब्द का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिससे मानवीय अर्थात मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति होती है। तो इन परिभाषाओं का केंद्र बिंदु धन ही है, क्योंकि धन से ही मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। अब है धन संबंधी परिभाषा की विशेषता। क्या है इसकी विशेषता? तो सबसे पहले विशेषता है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरी है अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन राज्य से संबंधित किया जाता है। तीसरा है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? धन है और यह मनुष्य को गौण स्थान प्रदान करता है। चौथा है इन परिभाषाओं के अनुसार मानवीय सुखों का क्या होता है? आधार धन है, अर्थात मनुष्य की जो भी सुख सुविधाएं होती है वो किससे पूरी होती है? धन से। पांचवा है इस परिभाषाओं में एक ऐसा आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है जो स्वहित अर्थात स्वयं के हित की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करती है। छठवा है इस परिभाषाओं के अनुसार व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। अब है धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना कि कैसे धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना की गई है। तो प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहे जाए तो इंग्लैंड के पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों ने अधिक धन कमाने के लालच में श्रमिक स्त्रियों एवं बच्चों का भी शोषण करना आरंभ कर दिया है। तो इससे क्या होता है? देश में धन का उत्पादन बढ़ा, किंतु इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं चरित्र पर क्या हुआ है? बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप कार्लाइल, रस्किन, विलियम्स, मॉरिस, चार्ल्स डिकिंस जैसे विद्वानों ने अर्थशास्त्र की कटु आलोचना अर्थात कटी निंदा की है। तो इन लोगों ने अर्थशास्त्र को कुबेर की विद्या, रोटी मक्खन का विज्ञान तथा घृणित विज्ञान भी कहकर निंदा की है। तो सबसे पहले आता है धन संबंधी
परिभाषाओं की आलोचना। तो इसके अंतर्गत आता है, तो धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना की गई है। तो सबसे पहले आलोचना आती है धन पर आवश्यकता से अधिक बल देना। दूसरा है धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग होना। तीसरा है आर्थिक मनुष्य की कल्पना करना। और चौथा है अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र। धन्यवाद।